नमस्कार जेई नमस्कार बच्चों, आप लोग का जो जेई बनने का सपना एक बार फिर से आप लोग के लिए क्या करता हूँ, आप लोग के लिए जेई इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अल्टीमेट ऑप्शन जो है आपका गोल जो है जेई बनने का है। तो एक बार फिर से आज की क्लास कल के हम लोग देखे थे मैटर वाले चैप्टर में कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर किए थे। तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हम लोग कल की क्लास में क्या किए थे। तो स्वागत है आपका फिर से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग को चैनल की नोटिफिकेशन आपको क्या करे मिलती रहे और आपका जो जर्नी है आपका जेई का, वो जेई का जर्नी आपका क्या हो, पूरा हो। चलिए तो एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं एक्साइटमेंट के साथ। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग का परिचय देखे थे हम लोग, ठीक है, कि क्या क्या कवर करना था। तो हम लोग पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था तक हम लोग क्या कर लिए थे, कवर किए थे। ठीक है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर किया था। तो क्या बोलता है, आपका परिचय पढ़ा था कि पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, फिर भार तथा द्रव्यमान में अंतर देखा था, भार किसको बोलते हैं ये भी बताया गया था। ऊर्जा को पढ़े थे हम लोग। इसके बाद द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध बताया गया था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको बताया गया था। ठोस की अवस्था के बारे में बताया गया था और ये एक चार्ट बताया गया था। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि इस चार्ट पे ना आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर संपीड्यता होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये क्या होगा आपका, संपीड्यता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को, टेबल को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपको बताया गया था कि किस तरह से हम लोग को क्या क्या पूछ सकता है, जिसके लिए हमने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग को क्या होगा, सॉल्व करने में मदद होगा। दूसरा, इसमें आपको बताया गया था पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के कारण जो हम लोग का क्या होता है, आयनिक गति के कारण ये हम लोग को क्या होता है, देखने को मिलता है पदार्थ के प्लस माइनस में। ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके वजह से हम लोग सारा देखे थे कि कब हुआ था। और तारों और हाँ, सूर्य का जो चमकना होता है, ठीक है, यही प्लाज्मा अवस्था के कारण ही चमक मिलता है। अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि द्रवों में अवस्था परिवर्तन। अब देखिए, कुछ-कुछ चीज़ जो है हम लोग को ये देखना होगा कि द्रवों में जो अवस्था परिवर्तन जो होता है, वो अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण होता है। एक चीज़ को हम लोग को ये समझना होगा। उसके बाद तापमान जो हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है? यानी कि अगर किसी पदार्थ का अगर हम लोग का तापमान बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को, एक चीज़ आप ध्यान से सुने होंगे कि अगर कोई भी चीज़ को हीट किया जाए, अगर नीचे से हम लोग हीट दे रहे हैं, तो वो हल्का होके क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है। मतलब जो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, दूर-दूर चला जाता है, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा हो जाता है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग को यही देखना है कि पदार्थ की अवस्था में कौन-कौन सा परिवर्तन होता है। तो जो सबसे पहला जो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर आपका गलन दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। अब ये मेल्टिंग पॉइंट है क्या, किसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो डेफिनेशंस आपको सीधा सिंपल ये याद रखना है कि मेल्टिंग का मतलब क्या होना है, यानी कि कोई चीज़ का गलना। अब कोई चीज़ गलेगा कब? तो जब तक उसको वह न्यूनतम तापमान नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं गलेगा। तो इसका डेफिनेशंस भी वही होगा, ठीक है? यानी कि वह निश्चित ताप वह निश्चित ताप, ठीक है? निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, आप आराम-आराम से क्या करते चले जाओ, नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है? जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था से ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। वह ताप गलन कहलाता है। ठीक है? सॉरी। ये क्या दिया गया है कि ये वह ताप जिस पे कोई ठोस अवस्था से इस किसमें बदल जाता है आपका, आप बदल जाता है वो आपका अथी में। इस
इस पॉइंट को जिस पे बदलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एमपी सर। ठीक है, अब हिमांक का मतलब होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वह ताप जिस पे कोई भी वस्तु क्या चीज में बदल जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो हर चीज का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा स्लाइटली अलग अलग होता है। ऐसे तो हम लोग जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, यानी कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में ये क्या कर देता है, जो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड से किस में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आपका लिक्विड से किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। तो जल का जो लिया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, यानी कि वह निश्चित ताप जिसमें कोई भी द्रव अवस्था से परिवर्तित होकर के किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, इसी तरह से नोट डाउन करके लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा जो है हम लोग का क्वथनांक। ठीक है, ये क्या आपका क्या है, क्वथनांक, क्वथन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इसको ऐसे बोला जाता है, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होना, किसी चीज का उबलना। तो इसका तापमान, इसका आपका डेफिनेशन क्या होगा, यानी कि वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू कर दे। ठीक है, जिस पे कोई ताप क्या शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबलना शुरू कर दे, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसका बोला जाता है, यानी कि क्वथनांक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है, तो आपको इसी तरह से याद रखना है। कोई भारी भरकम आप नोट्स बनाओगे उसको रटने बैठो, इससे कोई फायदा है नहीं। हम लोग को जितना काम है हम लोग उसको क्या करेंगे, करते चल जाएंगे। हाँ, इसमें आपको एक चीज नोट करना होगा, नोट ये करना होगा आपको, कि जैसे जैसे आपका दाब बढ़ता है, ठीक है, दाब बढ़ने से क्वथनांक, ठीक है, आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ता है। इस चीज को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, और अगर दाब अगर कम हुआ, अगर हम लोग कम करते हैं, दाब अगर कम करते हैं, तो क्वथनांक भी आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो, एग्जाम्पल अगर हम लोग एक बताएं, जैसे कि आप पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय जो दाब होता है, ठीक है, यानी कि जो पहाड़ों पर जो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ों पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वाष्प दाब भी, ठीक है, कम तापमान पर ही ये क्या हो जाता है आपका, कम ताप पर ही ये उबलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे पानी 70 डिग्री सेल्सियस में ही क्यों उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हम लोग के दाब के बढ़ने और घटने के कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है कि प्रेशर बढ़ने से वो क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी वाष्प बाहर निकल नहीं पाता है, तो उसका क्या हो जाता है, तुरंत ही क्या हो जाता है, उसका उबलना शुरू कर देता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हम लोग का इस तरह से बहुत सारा हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ किससे बढ़ेगा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि पहाड़ों पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पहाड़ों पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर वहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इस कारण हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा जो है वाष्पन। ठीक है, वाष्पन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। अब जो वर्ड है, इसी वर्ड से क्या हो रहा है, यानी कि वह ताप जिस पे कोई द्रव, ठीक है, वाष्प पे बदलने के लिए क्या हो जाए, क्रिया शुरू करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, अब वाष्पन की जो दर होता है वो द्रव की सतह के क्षेत्रफल और वायुमंडलीय के ताप तथा वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ क्या होगा कि वाष्पन का दर जो होता है, वाष्पन का दर
वाष्पन का दर किस चीज पे निर्भर करता है? तो पहला आपको क्या याद रखना होगा, जो वाष्पन का दर है, वाष्पन का दर पहला क्या किस पे डिपेंड करता है? तो द्रव की सतह, ठीक है, पहला क्या लिखना है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल, ठीक है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल। अब जैसे मान लो एक इतना पतला है, ठीक है, एक ग्लास है, एक इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वाष्पन का दर होगा ये इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है, इस चीज को समझाया गया। दूसरा जो है, इसीलिए सतह के क्षेत्रफल को लिखा गया है। दूसरा जो है आपका, ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, वायुमंडलीय ताप, वायुमंडल ताप, ठीक है, और तीसरा जो होगा वायु में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, इस चीज पे हम लोग का क्या करता है, वाष्पन दर हम लोग का डिपेंड करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वाष्पन का दर ज्यादा रहेगा। जैसे गर्मियों के दिन में जो हम लोग का नदी तालाब होता है वो सारा क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला जो है हम लोग का ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन होता क्या है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब वर्ड से ही लग रहा है, यानी कि वह ताप, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है ये ठोस अवस्था में रहता है और बिना द्रव अवस्था में गए, ठीक है, बिना द्रव अवस्था में गए ये किस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो कपूर का, ठीक है, कपूर को आप खुले में छोड़ दो तो वो सीधे क्या हो जाता है, आपका द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में गए बिना सीधे किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो उस चीज को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, यानी कि क्या हो गया उसका, सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि वह ताप जिसमें आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में गए बिना सीधा किस में बदल जाता है, गैस गैस अवस्था में बदल जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि आपका कपूर हो गया, फिर आपका आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, फिर आपका नौसदार हो गया। ये सब सारा ऐसा चीज जो एग्जाम्पल में हम लोग को दिया जा रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल को याद रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग का एग्जाम होने वाला है। जो पॉलिटेक्निक होगा वो आपको एमसीक्यू होगा, तो इसमें आपको वहाँ थोड़ी पूछने वाला है कि आप ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं वो लिखिए, कोई मतलब नहीं है। आपको बस एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कपूर किसका एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का, वाष्पन का, गलनांक का या फिर क्वथनांक का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने अगले वाले टॉपिक को, अब यहाँ पर देखो हम लोग का क्या है, पदार्थ का अनुगति सिद्धांत है, यानी कि पदार्थ किस तरह से हम लोग का क्या काम करता है, किस तरह, ये चीज हम लोग को इसमें लिखा गया है। तो इसका कुछ हम लोग का क्या है, पदार्थ का कुछ अनुगति रूल है। पहला अनुगति रूल क्या है कि द्रव अत्यंत छोटे कणों से बना हुआ होता है, ठीक है, आप नोट डाउन करो, ये क्या होता है, छोटे कणों से बना होता है, छोटे कणों से बना होता है, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग को ज्यादा विजुअल हो। चलिए, अगला जो है आपका दूसरा नंबर, अगर पॉइंट का हम लोग बात करें, दूसरा नंबर कि एक ही द्रव के समस्त अणु सभी प्रकार के गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि अ, अगर एक ही प्रकार का द्रव है, ठीक है, एक ही प्रकार के द्रव में, ठीक है, समान गुण होते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो द्रव के अणुओं के मध्य, ठीक है, कुछ रिक्त स्थान होता है, यानी कि अणुओं के बीच, अणुओं के बीच कुछ स्थान होता है।
अब ये जो स्थान होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, अंतर आणविक स्थान, ठीक है। अब ये मतलब समझिए क्या है, जैसे ये पार्टिकल है और ये यहाँ पार्टिकल है, तो ये अब यहाँ एक पार्टिकल है, एक यहाँ पार्टिकल है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में ये जो स्थान हम लोग को गैप जो दिखने को मिल रहा है, ये गैप, यही गैप हम लोग के लिए क्या कहलाता है, अंतरण आणविक स्थान कहलाता है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान कहा जाता है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, दो आपका अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोला जाता है, ठीक है। चौथा अगर इसका पॉइंट का हम लोग बात करें, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को लगता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, क्योंकि आप लोग का समझ, अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि पूरे तरह से 9th को आप लोग मस्ती में गुजार दिए, 10th मस्ती में गुजार दी, अभी आप लोग को पॉलिटेक्निक करना है, तो इस चीज को आपको टॉपिक को समझना होगा, ठीक है। चौथा क्या है कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होता है, कोई दो मॉलिक्यूल आपस में या तो प्रतिकर्षण करेगा या तो कोई दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो इस चीज पे हम लोग को क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव बल कहा जाता है, यानी ये जो बल इस तरह से जो काम कर रहा है, ये दोनों जो बल काम कर रहा है, इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। तीसरा अगर अगला हम लोग पॉइंट का बात करें, 5वां नंबर पॉइंट का, तो वो है कि द्रव के अणुअंतर निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि द्रव का जो अणु होता है ये हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, यानी कि ये रेस्ट में नहीं रहता है, गतिशील होता है, ठीक है। इतना पॉइंट बताया गया। आखिरी एक और पॉइंट हमारे तरफ से आप लिख लो कि द्रव का ताप जब बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि द्रव का, ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो पॉइंट है, यानी ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होगा, फास्टर होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर बोलते हैं। अब वेलोसिटी का स्पीड बढ़ेगा तो ये भी तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, तो ये मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या करो, नोट डाउन कीजिए सही से, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है उसको एडजस्ट आप करिए, क्योंकि हम लोग समझा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा राइटिंग खराब है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप एक्सेप्ट करो, गलती कर रहे हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने राइटिंग को सुधारा जाए। अब आगे हम लोग करते हैं, ये हम लोग का पदार्थ का जो था अनुगति सिद्धांत था, जिसको हम लोग क्या किए हैं देखें। इसके बाद आगे करें हम लोग, तो आगे हम लोग का क्या आता है, द्रव का वर्गीकरण, यानी कि हम लोग किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, द्रव को बांटते हैं। तो द्रव को जो बांटा गया है इसके लिए हम लोग आपको माइंड में बता रहे हैं, जैसे कि द्रव है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मैटर को शुरू में क्या किया गया है, दो भागों में क्या किया करते हैं हम लोग, बाइफरगेट करते हैं सबसे पहले। अब इन दो भागों में हम लोग बांटते हैं इसको शुद्ध पदार्थ में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक बांटते हैं अशुद्ध पदार्थ में। आप आराम से होल्ड डाउन होकर के नोट डाउन करो, आपके लिए बहुत कुछ है। अब शुद्ध पदार्थ को फिर हम लोग फर्दर क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं इसको। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व, ठीक है, तत्व, और एक को बोला जाता है यौगिक, ठीक है। दूसरा जो अशुद्ध पदार्थ है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण, और एक को बोलते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसके बाद तत्व जो होता है, तत्व को फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं तीन भाग में। इसी तरह से आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चल जाना है। पहला जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। फिर अगला जो बांटते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु। और तीसरा जो बांटा जाता है
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। तो इस तरह से पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं अलग अलग चीजों में। अब हम लोग को हर एक चीजों को क्या करना होगा, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है, नॉन प्योर सब्सटेंस किसको बोलता है, तत्व यानी कि इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसको अगर बात करें तो इसको कंपाउंड बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद रख सकते हो। धातु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, और उपधातु को क्या बोला जाता है, मेटलॉइड बोला जाता है, मेटलॉइड। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम लोग इन चीजों का क्या करते हैं, बाइफरगेट किया जाता है। आगे शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखिए। देखो, तो वे द्रव्य यानी कि वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, आप इसको नोट डाउन करो, मैं लिख रहा हूँ। क्या, वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनका जिनका रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संगठन, ठीक है, संगठन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग का है शुद्ध पदार्थ में हम लोग का पहला क्या आ जाता है, तत्व आता है। ठीक है, तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब इसको आप नोट डाउन करो, सुनो। अब ये क्या है कि ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि तत्व किसे बोलते हैं, कि तत्व से कहते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब इसका जो गुण मूल है ये सब कुछ आपका क्या हो रहेगा, सेम रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तत्व। यानी कि तत्व किसको बोलते हैं, तो ये वे एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं, ठीक है, अणुओं से अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया लोहा, इसको हम लोग एफी बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगला हो गया हम लोग का मरकरी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से। फिर हम लोग का हो गया कॉपर, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी यू से। तो ये सब क्या है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के एक निश्चित अनुपात में हम लोग के लिए बना होता है, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कुछ कुछ चीज जो है। और अगर बात किया जाए, नोट अगर किया जाए, तो देखो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को मिलेगा कि अब तक 114 जो एलिमेंट है, ठीक है, उतना एलिमेंट का क्या हो चुका है, खोज हो चुका है। अगर और पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको 118 मिलेगा, कहीं कहीं 108 मिलेगा। तो जनरली हम लोग 114 या 118 हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का बहुत सारा चीज है, आगे हम लोग यौगिक देखने वाले हैं कि यौगिक हम लोग किसको बोलते हैं। तो यौगिक क्या है, कि ये भी आपका शुद्ध पदार्थ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि यौगिक भी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थों का ही एग्जाम्पल है। तो यौगिक का डेफिनेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है आप लोग के लिए और है। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिटेल में कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से एक आपके लिए ब्रेक की स्क्रीन ले रहा हूँ, जिसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, और क्या क्या हम लोग का छूट सकता है, जिसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। अब इसे जो तत्वों के जो मुख्य स्रोत है, यानी कि अगर तत्वों का स्रोत क्या है, तत्व हम लोग का मिलेगा क्या, तो तत्वों का स्रोत हम लोग का क्या हो जाता है, तो पृथ्वी का जो भूपर पट्टी होता है। ठीक है, यानी कि भूपर पट्टी पर ही तत्वों का स्रोत होता है, यानी कि हम लोग को क्रस्ट पे ही ज्यादातर हम लोग को क्या मिल जाता है, तत्व मिल जाता है। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट का बात करें, इसमें आप पॉइंट नोट आउट करो। अब जो एल्युमिनियम जो है, ठीक है, एल्युमिनियम जो है, एल जिसको बोलते हैं, एल यू
एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, ठीक है, पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली धातु, पाए जाने वाली धातु है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हम लोग को पाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखे हैं कि जो तत्व है उसको फर्दर 3 भाग में बाँटा गया है। तो पहला क्या है, हम लोग का धातु में बाँटा गया है। अब धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। तो इसमें मेटल बोला जा रहा है, यानी कि इसमें वे सभी पदार्थ होंगे जिसमें हम लोग का क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। यानी कि तत्व जिसमें धात्विक चमक, यानी कि सारा का सारा मेटल प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग याद रखें, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो यानी कि आपका Cu हो गया, कॉपर जिसको बोला जा रहा है, फिर लोहा हो गया, Fe हो गया, फिर आपका Hg हो गया, चांदी हो गया, फिर Hg हो गया, पारा हो गया आपका, फिर Zn हो गया, जिंक हो गया। तो ये सब सब हम लोग का किस में आ जाता है, धातु वाले में। अगर हम लोग बात करें अधातु का, ठीक है, यानी कि वैसा जिसमें कि धात्विक गुण प्रेजेंट नहीं होता है, तो अधात्विक गुण। और इसकी एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो धातु वाला होगा उसमें एटोमिसिटी जो होता है धातु का, एटोमिसिटी जो होता है ये ऑलवेज इसका एटोमिसिटी 1 होता है। जो अधातु होता है इसका एटोमिसिटी 1 मोर देन होता है। एक ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 1 मोर देन होता है इसका एटोमिसिटी हम लोग लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग का जैसे कि आपका क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें आयोडीन हो जाता है, ठीक है, फिर आपका कार्बन हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा। तो इस तरह करके क्या हो जाता है, ये हम लोग का अधातु का एग्जाम्पल है जिसमें कि धात्विक गुण प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि लस्चर्स हो गया, तन्यता हो गया, आघात वर्धनीय हो गया, विद्युत का चालक हो गया, ये सब सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तीसरा जो आपका इसी में बताया गया है उपधातु जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, वो यानी कि मेटलॉइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग का आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, जेई जिसको बोला जा रहा है। फिर आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, ठीक है, एएस हो गया, और फिर एंटीमनी हो गया। तो ये सब जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट आपका क्या है, ये सब उप धातु में हम लोग के लिए आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाइफरगेट किया जाता है। अब एक चीज, अब हम जो लोग जो नया, अब इस ये तो आपको फॉरगेट दिखाया दिया गया कि किस चीज में हम लोग का क्या प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको टेबल दिखाएंगे, उस टेबल से हम लोग को साफ साफ हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में कितना कितना कौन चीज हम लोग को प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अब तक की क्लास समझ में आ रही होगी। तो अगर मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ जा रहा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट सही है, तो एक बार क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे ही हिट करें, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग कंटेंट जो हम लोग दे रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, और आप लोग का जो सपना है जेई का, वो सपना पूरा हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ तक देखे थे। अब देखिए यहाँ क्या है कि पृथ्वी पर सतह पर पाए जाने वाले तत्व। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारे पृथ्वी पर कितने परसेंट में हम लोग का कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दो कि ऑक्सीजन कितना लिखा गया है, 49% लिखा गया है। कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान दे, ठीक है। अब देखो आपका ऑक्सीजन कितना है, 49% है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आपका कितना है, सेवन थी आपका 7.3% है। इसके बाद कैल्शियम आपका 3.2% है। पोटेशियम कितना परसेंट है, 2.3। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो है ये कितना परसेंट है आपका, 26% है सिलिकॉन। आयरन जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा बोला जाता है, ठीक है, लोहा पर कितना है, 4.1%। सोडियम जो है वो आपका 2.3% है। तो ये डेटा हम लोग को उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, हम लोग को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम का याद रखना है। यानी कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। और सबसे जो कम होता है, और वो हम लोग का क्या दिया गया है यहाँ पर, मैग्नीशियम होता है। तो आपको यही डेटा को याद रखना है, और थोड़ा सा ज़्यादा आप आयरन को याद रख सकते हो, ठीक है। और सोडियम को याद रख सकते हो, हम लोग को ध्यान देता है। और बाकी जो अदर एलिमेंट है ये हम लोग का कितना पाया जाता है, 2.8% हम लोग को एटमॉस्फेयर में पाया जाता है।
तो पृथ्वी की सतह पर यानी कि पृथ्वी की सतह यानी कि जो हम लोग का अर्थ क्रस्ट है, इस पर हम लोग का क्या हो जाता है, पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पृथ्वी 3 भाग में बँटा हुआ है। ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, फिर हम लोग का कितना आता है, मेंटल आता है, फिर हम लोग का क्रूड आता है। तो हर लेयर में हम लोग को पृथ्वी के क्या होता है, अलग-अलग हम लोग को देखने को मिलता है। सीमा हो जाता है, ठीक है? सीएल होता है, नाइफ होता है, ऐसे करके हम लोग को पृथ्वी की सतह सम पर अलग-अलग एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही एलिमेंट को क्या किया गया, यहाँ परसेंटेज के रूप में आप लोग को दिया गया है। आगे अगर बात करें, यहाँ पर इस टेबल में हम लोग को क्या दिखाया जा रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व, यानी मानव शरीर यानी कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? एक जो ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी में जो हम लोग का बॉडी में कितना परसेंटेज हम लोग को पाया जाता है, ये हम लोग को क्या किया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है। अब ध्यान देखिए, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है हम लोग के बॉडी में, 65%, जो सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी में ज़रूरत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं। कार्बन जो है हम लोग का बॉडी में 18%, हाइड्रोजन 10% रहता है, नाइट्रोजन 3% रहता है, कैल्शियम आपका 2% रहता है, फास्फोरस आपका 1% रहता है। तो ये ह क्या है कि हम लोग के बॉडी में ये हम लोग का मेजर एलिमेंट है जो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। अब बात करें इधर पोटेशियम की, यहाँ पर पोटेशियम में ओ नहीं होगा, ठीक है? पोटेशियम हम लोग का कितना है, 0.35%, सल्फर हम लोग का है 0.25%, सोडियम हम लोग का 0.15% है। सोडियम इसलिए है क्योंकि हम लोग जो नमक खाते हैं, वो क्या होता है, NaCl होता है, तो इसके थ्रू हम लोग के बॉडी में क्या करता है, जाता है। क्लोरीन हो गया आपका 0.15%, मैग्नीशियम हो गया 0.05%, और सबसे कम हम लोग के बॉडी में क्या रहता है, आयरन होता है। जैसे कि हम लोग आपका स्पिनच खाते हैं, पालक जिसको बोलते हो, ठीक है? तो इसके थ्रू हम लोग के बॉडी में सारे और अदर बाकी जो बचा हम लोग का इतना सारा हम लोग का बॉडी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो हम लोग की बॉडी के लिए भी ये सब तत्व क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग के बॉडी में क्या पाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग यौगिक को देखेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग क्लास पसंद होगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को ये अपना इंटरेस्ट को बनाए रखना है। तो एक ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग पूरे क्लास को पढ़ लें और पूरा महारत हासिल कर लें। आराम-आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।